नमस्कार, आप देख रहे हैं NYU न्यूज और मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह अपने खास कार्यक्रम देश का मुद्दा में हाजिर हूं। और आज इस कार्यक्रम में देश के वो प्रोमिनेंट लॉयर मौजूद हैं शायद जो कहीं ना कहीं हमें एक उस रास्ते से निकलने का आइडिया बता दें जिसमें हम फंसे हुए हैं। जी हाँ, हमने पिछले कई एपिसोड में दिल्ली सरकार को जगाने की कोशिश की है। हमने उनको बताया है कि आपने जो दिल्ली में वकीलों के साथ वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं आप पूरे नहीं कर रहे हैं। 50 करोड़ की योजना वो धरातल पर नहीं आ रही है। उसके अतिरिक्त आपने हमारे इंश्योरेंस के लिए कई बार फॉर्म्स को फिलअप कराया है, वो भी धरातल पर नहीं आ रहा है। अब उसको हम लीगली किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, तो इस विषय में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवोकेट मनीषा शर्मा जी मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राकेश शर्मा जी मौजूद हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट करुणा अरनेजा जी मौजूद हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आऊँगा एडवोकेट मनीषा शर्मा जी के पास। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि यदि कोई सरकार किसी कार्य को ना करे वादा करने के बाद में, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक फंड को एलोकेट किया कि ये फंड आपका है, दिल्ली सरकार का वकीलों के लिए है, उसमें ये योजना हम आपके लिए लागू करेंगे, लेकिन वो एक समय निर्धारित होने के बाद भी वो धरातल पर नहीं आता है, तो हम किस प्रकार क्या रेमेडीज अपनाएं और किस तरीके से दिल्ली सरकार को घेरें? देखो शर्मा जी, दिल्ली सरकार का सिर्फ वकीलों के लिए जो योजनाएं हैं वहीं पर दिल्ली सरकार अकेली फेल नहीं है। दिल्ली सरकार तो हर एंगल पे आज की डेट में फेल है। पहले मैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बताऊंगी और बाद में मैं इस वाले मुद्दे पर आऊंगी। कोरोना में जो स्थितियां गवर्नमेंट की आ रही हैं और जो इनके चीफ मिनिस्टर साहब टीवी पे बतला रहे हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल है, मई के लास्ट वीक में जो है बेड की संख्या थी 3150 आ रही थी गवर्नमेंट के अंडर, और जो सीएम साहब बता रहे थे कि 30,000 बेड की हमारे पास व्यवस्था है। स्थितियां बिल्कुल ही जो एक हमारी NCDC होती है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसकी गाइडलाइंस को हमें इस तरह की महामारी से बचने के लिए जो है सब गाइडलाइंस माननी चाहिए। तो ये सरकार उसको भी नहीं मानती है, ये अपनी ICMR की जो गाइडलाइंस मानती है। इस वजह से आज की डेट में ये ऐसी महामारी में भी सरकार फेल हो चुकी है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इतनी सारी योजनाएं इंक्लूडिंग दी प्लान्स रिगार्डिंग अवर एडवोकेट फ्रेटर्निटी, दुनिया भर की प्लान्स की फेल हो चुकी है ये सरकार जो है। और खासकर इसके जो बिल्कुल चीफ हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ये एक ऑरा दिखाते हैं, एक लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो कुछ भी रिजल्ट जो है ग्राउंड लेवल पे वो फुलफिल नहीं होता है बिल्कुल भी। शुरू से ही इन्होंने अपनी जब से सत्ता आई है, इन्होंने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, और जो तब निचला तबका है, इलिटरेट तबका है, उनको अपने मोहपाश में बांध के सत्ता में तो आके बैठ गए। लेकिन उस जगह इस सरकार को किसी भी योजना में, चाहे वो वकीलों की से रिलेटेड योजना है, चाहे वो हमारी महामारी से रिलेटेड योजना है, या कोई और योजना है, फुल्ली ये फेल हो चुकी है। बिल्कुल हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास, हम वकील लोग, और जो भी योजनाएं हैं डेफिनेटली अब अगले इलेक्शन में तो ये चांस इनको, अब तो वो निचला तबका भी समझ चुका है, जो फ्री बिजली पानी और बहुत सारी योजनाएं ये खातों में पैसे डाल दिए, वो तबका भी समझ चुका है जिस ढंग से मजदूरों के साथ किया है, जिस ढंग से ये बेड की समस्या दिखाते कुछ है, बेड अवेलेबल नहीं है। और आज हम सब लोग, आप और हम जैसे भी घरों में डर के बैठे हैं क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो एक ही मुद्दे पे नहीं, वकीलों की योजनाओं पे नहीं, हर मुद्दे पे ये सरकार मुझे नजर आ रही है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सटीक एक जो आईना था सरकार को दिखाया है। मैं राकेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, शर्मा जी आपको पता है कई बार हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की है, लेकिन एक वो समाज, एक वो इंटेलेक्चुअल समाज जो सबको न्याय दिलाता है, आज कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है।
जी। आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े फंक्शन हुए थे, फूल मालाओं से स्वागत हुए थे, उन्होंने भाषणबाजी की थी और उसके बाद में अपनी विधानसभा में उस चीज को पारित भी कराया। जी। तो अब कौन सा नया कोई मुहूर्त निकलेगा, कोई बैंड बाजा आएगा, कोई अलग से कोई उद्घाटन समारोह होगा कि जब वो जो पॉलिसीज हैं वकीलों के हित की वो तब धरातल पर आए? जब वकील नहीं रहेंगे तब शायद आए, जब तक वकील है हाँ, तब तक बिल्कुल। तो आने की उम्मीद नहीं है। और वकील बिल्कुल। ना रहे उसके लिए पूरी कोशिश आदरणीय केजरीवाल सरकार की है कि आदमी ना रहे। और इन्होंने फ्री में राशन बांटने की बात की, फ्री में बिजली बांटने की बात की, बहुत अच्छी बातें करते हैं। फ्री में ट्रांसपोर्ट दिया, ठीक है जी। अब ये फ्री में जो है डिसीज दे रहे हैं, फ्री में जो है मौतें बांट रहे हैं और हर चीज फ्री। और जिनको फ्री की खाने की आदत पड़ जाए, हमारे बहुत पुराने शास्त्रों में लिखा, चाणक्य ने कहा था, जिस देश की जनता को फ्री का खाने की आदत पड़ जाए वहां का शासक निकम्मा, झूठा और बदकार होता है। ये आज से सैकड़ों हजारों साल पहले कहा गया था, ठीक है। तो वही हरामखोरी की आदत इस सरकार ने लोगों में डालने की कोशिश की, ताकि डेवलपमेंट की तरफ कोई ना देखे। जिसको रोटी चाहिए वो रोटी ले ले, जिसको बिजली फ्री चाहिए फ्री ले ले। और वो फ्री कहाँ से मिल रही है? वो मेरे से लेके आपको मिल रही है, आपसे लेके एक्स को मिल रही है, लेकिन एक्स से शर्मा लेके जी, वाई को मिल रही है। शर्मा जी क्या करें ऐसी स्थिति में, क्या करें? और हमारे पास जी, सोल्यूशन बताइए। हमारे उन लीडर्स को शर्म आनी चाहिए। मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था, जिस तरह से चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांग करके उनको ऐसा बताया जा रहा था कि बस ये दानवीर कर्ण, आज केजरीवाल जी आगे 50 करोड़ रुपया आज ही दे दिया और सबके घरों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये जो झूठ का पुलंदा है, ये इसी के दम पे सरकार चल रही है। मैं कल टीवी पे देख रहा था एक चैनल पे, उनकी एक जो एमपी का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, वो कह रही हैं कि कहीं कोई बेड की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ट्रीटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक पेशेंट बताया जिसको दिक्कत हो रही हो। और वहीं दूसरी तरफ चैनल दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह सड़कों पे मर रहे हैं, किस तरह लोगों को डिनायल किया जा रहा है बेड के लिए, किस तरह प्राइवेट लोग जो है खून चूस रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो सारा दिखा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार कहते हैं नहीं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बेड खाली पड़े हैं और आपको तो इलाज भी हम फ्री में देंगे, क्योंकि आप घर में रहो, बाहर मत आओ, टेस्ट भी मत कराओ, कोई जरूरत नहीं आपको पैसा खर्च करने की। घटना घटित हो रही है दिल्ली में। मर जाएंगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, डेड बॉडी को भी फ्री में उठा के ले जाएंगे और फ्री में सीएनजी में। केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा इस कार्यक्रम को देख रहा है तो मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी बातचीत हैं वो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वकीलों का अभी आपने गुस्सा नहीं देखा है, और अब ये वकीलों का आपने आंदोलन नहीं देखा है। वकील जब अपनी बात मनवाने पर आएंगे तो वो फिर आ ही जाएंगे, वो आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन अच्छी तरीके से होगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग जो वकीलों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, इस अत्याचार को करना बंद कर दीजिए। परीक्षित जी, समय आ गया है कि वकीलों को एकजुट होकर के उन कुछ खास चाटुकार नेताओं को छोड़ दो, उन वकीलों के जो स्वयंभू नेता बने हुए हैं, वरना आम वकील कोई पागल नहीं है। वकील सब समझ रहा है, घर में जिसके घर में रोटी की प्रॉब्लम हो रही है वो सब समझ रहा है कि कौन वायदे कर रहा है, कौन एक्चुअल में काम कर रहा है। तो ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल सही बात है। तरुणा अर्नेजा जी, मुझे ये बताइए कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझे ये बताइए कि वकीलों के साथ जो वकील कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, दूसरों के लिए खपा देता है, अपने दिन रात चैन को कहीं ना कहीं उसको वो उम्मीद ही नहीं रहती कि उसके पास बच्चे होते हैं, उसके पास परिवार है, घर है, लेकिन वो अपने काम में, अपने दूसरों को न्याय दिलाने में इतना ज़्यादा अपने आप को खपा देता है और आज उसके साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है और वो सरकारें कर रही हैं जिन सरकारों को वकीलों ने बनाया। लॉयर फॉर मोदी, मोदी फॉर लॉयर नाम की बहुत सारी आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, ताल कटोरा स्टेडियम में हुए, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के विषय में हम बता ही रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वकील हाशिए पर हैं, जिस तरीके से वकील की आर्थिक स्थिति है, क्या कोई सरकार सामने आ रही है? क्या किसी तरीके का कोई पैकेज उन्होंने घोषित किया है? यदि नहीं किया है तो फिर हम उनके लिए कार्य क्यों करते हैं?
सबसे बड़ी तो बात यहाँ पर ये है कि हम पढ़े लिखे समाज के साथ ही अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज की। जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को पैदल मतलब 100 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर सरकारें जाग रही हैं, फिर उनके लिए ट्रेन बसेस की सुविधाएं की जा रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो रात को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर अनाउंसमेंट करती है कि बॉर्डर पे चले जाइए। यूपी गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है, आप लोगों के लिए बसेस अवेलेबल हैं अपने घर जाने के लिए। और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं इसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग ट्रेन चलाते हैं, जिसमें से मतलब कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसे केंद्र सरकार देगी, ताकि प्रवासी भारतीयों को, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो इस तरीके के छलावे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उन लोगों के साथ तो हो रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की जो महामारी है वो पूरे विश्व पर पड़ी है। पूरे विश्व पर पड़ने से उसका असर ये हो गया कि अब हम लोग भी उससे अछूता नहीं है, भारत भी अछूता नहीं रहेगा ऑब्वियसली। और उसके बाद साथ साथ दिल्ली जो राजधानी है वो भी अछूती नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सभी राज्यों से लोग आने के कारण ये दिल्ली अब किसी की एक की नहीं रह जाती। जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ सिर्फ दिल्ली के वोटर्स जो हैं उनका इलाज ही हो पाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं इस चीज के बारे में? मतलब जब आप खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जब आप रहते गाजियाबाद थे, वहां से उसके बाद फिर आप दिल्ली में आके इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अभी जैसे कल स्टेटमेंट आई एक दिल्ली गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर की कि उनको कोरोना का कुछ सिम्टम्स मतलब लगे हैं, और उसके कारण फिर वो मतलब आज उनका मतलब कोविड का टेस्ट होना है, वो उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन में रख लिया है घर में। मतलब वो क्या कहना क्या चाहते हैं वो कि हम मतलब कोरोना से मर जाएं, अपने घरों में रहें, हम फोन कर दें कि जी आ जाओ हमारे घर पर और हमारी बॉडी उठाकर आप ले जाओ, दैट्स इट। यही करना चाहती है गवर्नमेंट। मतलब इस तरीके के हथकंडे, चीफ मिनिस्टर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, आप इस तरीके के मतलब हथकंडे अपनाते हो, और पढ़ा लिखा समाज इस चीज को कैसे इजीली ले सकता है? हम लोग जो दूसरों के लिए सब काम करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर, हम रिस्क लेकर हम लोग लोगों से मतलब संपर्क साधने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों के, अभी क्या है कि कोविड के टाइम पर लोग घरों में हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ में समस्या है कि जो घरेलू हिंसा कुछ स्तर पर कुछ बढ़ी भी है, और कुछ लोग जो मतलब जेलों में बंद हैं उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो वहां से बेल पर बाहर आए। और ऐसे में हम लोगों के साथ ही रिस्क पे काम करने के बावजूद हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। बिल्कुल ठीक। अगर बिल्कुल हमारे साथ में देखिए, तरुणा जो कह रही है, मैं बधाई देता हूँ छोटी बहन को कि बहुत अच्छी बात उठाई और बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने लिया। सबसे बड़ी सर एक चीज मुझे इसमें एक बात और जोड़नी है कि चुनावों के टाइम पर दिल्ली गवर्नमेंट हम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए एक टॉफी दे देती है रैपर की हुई कि ये लीजिए आप 50 करोड़ का पैकेज, जिससे आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, ताकि कभी आप किसी संकट में परिस्थिति में इस तरह की फंसते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। बहुत बार फॉर्म्स भरवाए जाते हैं और उसके बाद में लास्ट डेट भी हो जाती है कि इस दिन हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपके लिए वो मतलब सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, जो यहाँ पर एडवोकेट जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली बार एसोसिएशन में है या फिर दिल्ली के वो मतलब वोटर आईडी कार्ड्स उनके पास नहीं है, लेकिन वो सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ कितना पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं इन्होंने, कितनी भेदभाव चीज करी है। मैं बात काट रहा हूँ, जिस इंसान को, जो बाजीगर इंसान हो, जो बेईमान और धूर्त इंसान हो, उसे अगर किसी को कुछ नहीं देना है ना, तो वो उसके लिए 10 तरह के बहाने बनाएगा कि देखो मैं सर देने की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि वो पॉलिसी वो वकीलों को, दिल्ली वालों को भी नहीं दे रहे हैं, वो भी दिल्ली, हाँ वो कहता है कि ये 100 का नोट है, मैं दे रहा हूँ वकीलों को, लेकिन इसमें ये कंडीशन है, इसमें वो कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस लगाई जाएंगी। कंडीशन मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं, वो 100 का नोट वहीं रहेगा, वो कागजों में रहेगा। अब आप देखिए, दिल्ली वालों को भी नहीं दे रहे हैं। अब आप विडंबना देखिए,
एक आदमी देश के किसी भी कोने में रह के कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है। एक आदमी, अभी जो बात बताई छोटी बहन ने कि वो यूपी में रहते हैं और दिल्ली में आके इलेक्शन लड़ा और चीफ मिनिस्टर बन गए, वो तो हो सकता है, लेकिन दिल्ली का जो वासी नहीं है वो केजरीवाल साहब के हिसाब से अपना इलाज दिल्ली में नहीं करा सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, इलाज नहीं करा सकता। एक बात और शर्मा जी, मैं इसमें ऐड करूंगी आपकी इस बात में। जी आप 1947 से चल दीजिए, चाहे वो गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कपिल सिब्बल जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, या प्रेजेंट गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट, ऑल स्टेट। वकील की बात क्योंकि परीक्षित शर्मा जी ने स्टार्ट की थी कि इस देश के उत्थान में 3 तरह के प्रोफेशनल होते हैं परीक्षित जी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर और एक वकील। बाकी 2 लोगों का प्रोफेशन इस हालात में, इस महामारी में, किसी नेचुरल डिजास्टर में या किसी अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में, अनसीन सर्कमस्टांसेस में चल सकता है। एक सिर्फ यही ऐसा प्रोफेशन है जो जीवन के अंतिम समय तक किताबों में घुसा रहता है, पढ़ता रहता है, फाइलों में पढ़ा रहता है। उसी के उत्थान के लिए न सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच पा रही है। चलो, हमें तो 20-25 साल की प्रैक्टिस हो गई, हमें, शर्मा जी को, बहन को, और परीक्षित तुम्हें भी हो गई। उन बच्चों की सोचो जो 18 साल का बच्चा लॉ कॉलेज में जाता है 5 ईयर्स में, 23 का आ जाता है, 3 साल बाद माँ बाप शादी कर देते हैं और 30 साल तक वो 2 बच्चों का बाप बन जाता है। उस ऐसी स्टेज के बच्चों के बारे में मैं आवाज उठाना चाहती हूँ कि वो जो 4 महीने से बेरोजगार हैं और अभी इन हालात में अगले कई साल में स्थितियां सामान्य नहीं होंगी। कोई सी भी गवर्नमेंट, मैं दोनों गवर्नमेंट की बात करती हूँ, आई है क्या? एक यही प्रोफेशनल क्लास है जो जीवन के अंतिम समय तक प्रोफेशनल करियर में पढ़ती है, इंटेलेक्चुअल है, इस देश के आजादी के समय से और आज तक इस देश को अपने कंधों पे उठाकर चली है और सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है। आज के लिए ये सरकार हमारे लिए है। मनीषा बिल्कुल परीक्षित जी, एक और मैं इस डिबेट के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से एक बात और बता दूं जो शायद इस अंधी बहरी सरकार को पता लग जाए। इस संकट की घड़ी में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कभी न कभी बंद ना हुआ हो, चाहे वो पार्लियामेंट से लेकर के और छोटी दुकान तक हो, चाहे वो पान की दुकान तक हो, चाहे वो छोटे मोटे और दुकानें, जनरल स्टोर हो, वो भी बंद हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, दुनिया भर की ट्रांसपोर्ट बंद हुआ, ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब बंद हुआ, लेकिन वकील फर्स्ट डे से आज तक कोर्ट में जा रहा है, आज तक बेल कर हो रही है, आज तक इमरजेंसी स्टे, इमरजेंसी केसेस डील किए जा रहे हैं। और वही इंसान, वही एक कौम, वकीलों की कौम को इतना डिस्कार्डेड कर दिया गया है कि किसी सरकार ने, मैं तो दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल ने भी आज तक एक शब्द नहीं बोला है कि वकीलों के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम कुछ करेंगे या हम ये करने जा रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं लाया। और हमारे लीडर्स ने, दुख की बात ये भी है, हमारे लीडर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई सटीक सुझाव नहीं रखे हैं जिससे वकीलों को एक्चुअल में फायदा पहुंच सके। ये हमारे विडंबना है, ये हमारे लिए दुख की बात है। जी करुणा कि अभी 2 नवंबर को जिस तरीके से गोलीकांड हुआ था हमारे 30,000 में, और इतनी पुरानी हमारी बार एसोसिएशन है, आज तक हम लोग ये आवाज नहीं उठा पाए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास होना चाहिए ताकि मतलब वकीलों को कुछ सुरक्षा मिल सके। देखिए, वो जीवन और मौत तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके का कानून पास करवा लें, हमारे नेता जिनको हम वोट करते हैं, जो मतलब हमसे एक्चुअली पहली चूक वही होती है। आपको याद नहीं है करुणा जी, आपको याद नहीं है कि आप लोग और हम लोग वहां पर उस 2 नवंबर के कांड को विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बैठे थे और वहां पर हमें उठाया भी जा रहा था। वो किस लिए उठाया जा रहा था? वो कमेटी उठा रही थी आके कि भाई नहीं, इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाने दो। तो क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए ऐसी सरकारें हमारे ऊपर हावी रहती हैं। ये सरकारें हमारे ऊपर हावी रहती हैं, इसलिए जब हम इकट्ठे नहीं होते, उनको पता है कि वो आकर चाटुकारिता में एक सीट, एक नेता, एक विधायक, एक सांसद के पोस्ट में वहां पर आके जो है लुभावने। जी, एक चीज इसके अंदर मैं और बताना चाहूंगी कि आज तक वो जो गोलीकांड हुआ था 30,000 में, उसकी रिपोर्ट तक फाइल नहीं की गई है। मतलब कहाँ वो, हमें 1 से 2 महीने का टाइम था उसका, और आज उस बात को 7 महीने हो गए हैं। तो हम क्या किससे उम्मीद करेंगे कि ये लोग हमें न्याय दिलवाएंगे? नहीं कर सकते। अगर सुन लीजिए, मैं एक बात कह के अपनी बात वहां रख रहा हूँ।
जब कॉम्पिटेंट पोजीशन पर, कॉम्पिटेंट चेयर पर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनकॉम्पिटेंट लोगों से भर जाए, अल्टीरियर मोटिव वाले लोगों से भर जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, इसमें हमारी भी कमी है, सरकार की कमी नहीं है, हम आम एडवोकेट्स की भी कमी है, जिन्होंने गलत नेताओं को चुना और ऐसे कुछ गलत नेताओं को भी चुन लिया जिनका मकसद केवल और केवल ये है कि अपना कोई ना कोई उल्लू सीधा किया जाए, कोई टिकट ली जाए, कोई एमएलए की, एमपी की, कोई और पोजीशन ली जाए, और उसके लिए आम वकीलों के हितों को ताक पे रख के आम वकीलों के वेलफेयर को बेच दिया जाए, वकीलों को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया जाए, ताकि उनकी चाटुकारिता चलती रहे और उनकी पोजीशन बनी रहे और वो गवर्नमेंट के चहेते बन करके अपना काम निकाले। ये हो रहा है, ये एक्चुअल पोजीशन है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली आपने अपने जो मत रखे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों के उन कानों तक पड़ने चाहिए जो कान कहीं ना कहीं आजकल बंद हुए पड़े हैं। मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो वकील समाज के हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन सरकारों तक पहुंचाएं जो सरकार हमारे हक का दबाए बैठी है। परीक्षित जी, मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा कि आप हमने छोटी बहन मनीषा को जो इसमें शामिल किया और तरुणा को, मैं चाहूंगा कि अपने इस तरह की छुपी प्रतिभाएं, ये माइलस्टोन है हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के, दोनों छोटी बहनें, तो ऐसे लोगों को आप डिबेट्स में ज्यादा से ज्यादा लाएं ताकि हमें भी कुछ इनसे सीखने का मौका मिले और इनकी जो आवाज है वो बहुत दूर तक सुनी जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद भी है। मुझे लगता है कि इनकी आवाज तीनों बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। शर्मा जी आपकी हम छोटी बहनें हैं, परीक्षित शर्मा जी आपकी हम बड़ी बहनें हैं, जी, साथ जी, खड़े जी। हैं हर युद्ध में आपके साथ। लेकिन विचारों में आप बहुत बड़ी है, विचारों में आप बहुत बड़ी है। वैसे छोटी बहन है लेकिन आपकी जो थॉट है वो बहुत ऊंची है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सजदा करता हूँ। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU न्यूज। थैंक यू।